जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। मैं संदीप राठौर। मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ एमपी जीके की एक और बेस्ट क्लास, जिसमें हम पढ़ रहे हैं एमपी पुलिस कांस्टेबल, वन रक्षक और जेल प्रहरी के लिए एमपी जीके। तो दोस्तों आइए हम इस क्लास को शुरू करते हैं। इस क्लास को शुरू करने से पहले हम एक मोटिवेशन क्वेट देखते हैं। किस्मत भी बादशाह उसी को बनाती है, किस्मत भी बादशाह उसी को बनाती है जो खुद कुछ करने का हुनर रखते हैं। मतलब दोस्तों, हमें अपने आप ही कुछ करना है। किस्मत हमको खुद लाकर कुछ नहीं देगी। तो ये चीजें हमको याद रखनी है। और इसी के साथ हम अपनी क्लास को शुरू करते हैं। ठीक है दोस्तों। ताप्ती नदी की कुल लंबाई कितनी है? हमारी जो ताप्ती नदी है उसकी कुल लंबाई कितनी है दोस्तों? यहाँ पर 1312 किलोमीटर, 724 किलोमीटर, या 312 किलोमीटर, या 1077 किलोमीटर। तो यहाँ पर जो है हमारा सही उत्तर होने वाला है कौन सा? ये 724 किलोमीटर। 724 किलोमीटर जो है वो हमारी ताप्ती नदी की कुल लंबाई है। और यहाँ पर जो है 1312 किलोमीटर वह है हमारी नर्मदा नदी की कुल लंबाई। क्या है? नर्मदा नदी की कुल लंबाई। ठीक है। उसके बाद जो है ये क्या है? 1077। ये ही लंबाई जो है ये कहाँ तक के है नर्मदा की? मध्य प्रदेश में। सिर्फ मध्य प्रदेश के अंदर 1077 किलोमीटर है। और टोटल है 1312 किलोमीटर। ठीक है दोस्तों। इनसे जुड़ी कुछ चीजें जान लेते हैं हम। तो इनसे जुड़ी कुछ चीजें क्या हैं? ताप्ती नदी का उद्गम मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में मुल्ताई नामक स्थान से होता है। कहाँ से होता है? बैतूल जिले के मुल्ताई नामक स्थान से। कौन सी नदी का? ताप्ती नदी का उद्गम। ठीक है। नर्मदा की तरह ही यह नदी जो है ताप्ती नदी, ये भ्रंश घाटी राफ्ट वैली में पश्चिम पूर्व से पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है। मतलब नदी की तरह ही यह नदी भी भ्रंश घाटी में बहती है। ठीक है दोस्तों। इसके अलावा बात करते हैं हम, तो यह नदी डेल्टा नहीं बनाती है। जो ताप्ती नदी है हमारी, यह डेल्टा नहीं बनाती है। क्या नहीं बनाती है? बल्कि एस्चुरी का निर्माण करती करके खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। ठीक है। खंबात की खाड़ी में गिर जाती है यह नदी, एस्चुरी बनाती है। अब यहाँ पर एक बात आती है, डेल्टा और एस्चुरी में फर्क क्या है? तो जो डेल्टा है, क्या दोस्तों, हमारे जो डेल्टा है वो हो क्या होती है चीजें? डेल्टा। तो डेल्टा की बात करें हम, तो डेल्टा नदी के द्वारा कुछ अवसाद लाए जाते हैं। अवसाद बोले तो कुछ मिट्टी के कंकड़ पत्थर जो भी है वो अवसाद नदी में बहाकर लाए जाते हैं। और वो जो अवसाद है वो एक जगह पर कहीं भी इकट्ठे हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? इकट्ठे हो जाते हैं। और एक खेती लायक जगह का निर्माण करते हैं। मतलब एक अच्छे समतल जगह का निर्माण करता है। वह चीज नदी के द्वारा बनाया गया डेल्टा क्षेत्र में आता है। ठीक है। और एस्चुरी की बात करें हम, तो एस्चुरी क्या है? तो एस्चुरी एक ऐसी, मतलब जो अवसाद नदियां ले तो जाती है, आपको पता ही है, नदी के साथ, नदी के पानी, बहते पानी के साथ कटाव तो होगा, मतलब कुछ कण तो जाएंगे, लेकिन वो इकट्ठे ना होकर सीधे खारे पानी में मिल जाते हैं, जो कि उससे मिट्टी इकट्ठी नहीं होती और हमारा ये जो है एक क्षेत्र, मतलब समतल क्षेत्र नहीं बन पाता है। उसके बाद हम बात करें तो मध्य प्रदेश का बुरहानपुर और गुजरात का सूरत शहर ताप्ती नदी के किनारे पर आते हैं। बुरहानपुर और गुजरात का सूरत शहर ये ताप्ती नदी के दोनों किनारे पर आते हैं। ठीक है दोस्तों। इसके अलावा हम आगे चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे। तो मध्य प्रदेश में बस देवा गीत आमतौर पर कैसे प्रस्तुत किए जाते हैं? तो ये कैसे करते हैं? बड़े समूहों में सामूहिक गायन, महिला गायक द्वारा, केवल पुजारियों द्वारा, या गायकों द्वारा, ये जोड़ी जोड़ी द्वारा। तो हमारा सही उत्तर होने वाला है गायकों की जोड़ी द्वारा। मध्य प्रदेश का बसदेवा गीत आमतौर पर। ठीक है दोस्तों। इसके अलावा हम चलते हैं तो इसके फैक्ट देखते हैं। बसदेवा मुख्य रूप से मध्य प्रदेश के बघेलखंड क्षेत्र का एक पारंपरिक लोक गायन है। कहाँ का? बघेलखंड का। इसके बाद करते हैं हम, इसे हरबोला जाति के लोगों द्वारा गाया जाता है। कौन सी जाति? हरबोला जाति। हरबोला जाति के लोगों के द्वारा गाया जाता है। मुख्य रूप से श्रवण कुमार की गाथा इसमें गाते हैं। गायन के दौरान गायक सिर पर भगवान श्री कृष्ण जी की मूर्ति रखते हैं। क्या रखते हैं? श्री कृष्ण जी की मूर्ति रखते हैं गायन के द्वारा दौरान, मतलब।
सिर पे श्री कृष्ण जी की मूर्ति रखते हैं और पीले वस्त्र धारण करके यह गायन किया जाता है। बघेलखंड के अन्य प्रमुख लोकगीत क्या है? तो ये हैं एक बिरहा, एक फाग और एक विदेशिया। ये 3 गीत भी इसमें शामिल है। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा हम आगे चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। तो 950 से 1060 ईसा के बीच मध्य प्रदेश के किन राजपूत वंशों ने प्रभुत्व था? मतलब कौन से राजपूत जो है वंशों का इस समय के बीच राज्य था हमारे मध्य प्रदेश पे? तोमर और मुगल, शुंग और मौर्य, मालवा के परमार और बुंदेलखंड के चंदेल, और कुषाण और सातवाहन। तो सही उत्तर होने वाला हमारा मालवा के परमार और बुंदेलखंड के चंदेल। ठीक है दोस्तों, इनसे जुड़ी कुछ चीजें जान लेते हैं हम। तो परमार वंश के सबसे प्रतापी राजा कौन थे? राजा भोज थे। कौन थे सबसे प्रतापी राजा? राजा भोज, जिन्होंने धार में धार में क्या किया था? इन्होंने अपनी राजधानी बनाई थी और वहां पर भोजशाला का निर्माण करवाया था। कहाँ पर? धार में। चंदेल शासकों ने अपनी राजधानी खजुराहो में प्रसिद्ध विश्व धरोहर में शामिल किए यहाँ के मंदिरों को। मतलब चंदेल शासकों ने यहाँ पर मंदिरों का निर्माण किया जो आज विश्व धरोहर में शामिल है। चंदेल वंश का संस्थापक ननुक था। कौन था? ननुक। जबकि परमार वंश की स्थापना उपेंद्र ने की थी। उपेंद्र ने परमार वंश की स्थापना की थी। खजुराहो के मंदिर वास्तुकला की नागर शैली में बने हैं। ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। कौन सी शैली में? नागर शैली में, वास्तुकला की नागर शैली में। इसके अलावा चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पे। तो हमारा अगला क्वेश्चन कौन सा आता है? मध्य प्रदेश की मालवा क्षेत्र में भरथरी लोकगीत गाने से कौन सा समुदाय जुड़ा है? भरथरी से कौन सा? अहिर, सहरिया, गोड़िया, नाथ। हमारा सही उत्तर क्या होगा यहाँ पर? हमारा सही उत्तर होने वाला है नाथ समुदाय। कौन सा समुदाय? नाथ समुदाय। इसके अलावा चलते हैं, इसके फैक्ट देख लेते हैं। तो इसके फैक्ट क्या क्या है देखिए। भरथरी गान मुख्य रूप से नाथ संप्रदाय के लोगों द्वारा किया जाता है। कौन से संप्रदाय? नाथ संप्रदाय के लोगों द्वारा किया जाता है। चिक्कारा वाद्य यंत्र के साथ, और इसमें एक विशेष वाद्य यंत्र की बात होती है। वो कौन सा है? चिंकारा वाद्य यंत्र। कौन सा? चिंकारा वाद्य यंत्र। यह वाद्य यंत्र आपको याद रखना है। यह गायन उज्जैन के राजा राजा भोज और संस्कृत के महान विद्वान भर्तृहरि के वैराग्य के और जीवन में आधारित होता है। ठीक है दोस्तों, ये चीजें आपको याद रखनी है। उज्जैन में भर्तृहरि की गुफाएं स्थित है। किसकी गुफा है उज्जैन में? तो भर्तृहरि की गुफा है, जिनका निर्माण 11वीं शताब्दी में परमार शासकों ने करवाया था। किसने करवाया था? परमार शासकों ने। ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। मालवा क्षेत्र के अन्य प्रमुख लोग गायन में निर्गुण गायन और हिड गायन भी शामिल है। कौन कौन से? निर्गुण और हिड गायन शामिल है यहाँ पर। इसके अलावा चलते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन कौन सा आता है? तो 1952 में भोपाल विधानसभा में कितने 2 सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र थे? कितने 2 सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र थे? 6 थे, 8 थे, 7 थे या 5 थे? तो यहाँ पर हमारा सही उत्तर होने वाला है कितने थे? 7। कितने? 7। इनसे जुड़ी कुछ चीजें जान लेते हैं हम। तो इनसे जुड़ी कुछ चीजें क्या हैं देखिए। 1952 में चुनाव के समय भोपाल एक अलग पार्ट सी राज्य था। कौन सा? अलग पार्ट सी राज्य था, जिसकी अपनी विधानसभा हुआ करती थी। भोपाल की खुद की एक विधानसभा हुआ करती थी इस समय। भोपाल राज्य के पहले और एकमात्र मुख्यमंत्री कौन थे? डॉक्टर दयाल शर्मा। कौन थे? डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा जी। उस समय भोपाल विधानसभा में कुल 30 सीटें हुआ करती थी। कितनी सीटें हुआ करती थी उस समय? 30 सीटें। कौन से समय की बात कर रहे हैं हम अपन? तो ये हमारा समय है 1952। कौन सा समय? 1952। उसके बाद बात करते हैं हम। तो 1 नवंबर 1956 को जब मध्य प्रदेश का गठन हुआ। मध्य प्रदेश का गठन कब होता है हमारे? तो ये होता है, कब होता है? 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश का गठन हुआ। तब भोपाल को सीहोर जिले की एक तहसील होते हुए भी प्रदेश की राजधानी बना गया। मतलब जो भोपाल है ये सीहोर जिले की एक तहसील थी, लेकिन उसके बावजूद भी इसे मध्य प्रदेश की राजधानी बनाया गया। इसके बाद करते हैं हम बात
अगले क्वेश्चन की, तो नर्मदा और ताप्ती नदी के बीच जल विभाजन के रूप में कौन सी पर्वतमाला कार्य करती है? अरावली नहीं, पश्चिमी घाटी नहीं, विंध्याचल घाटी भी नहीं, तो फिर सतपुड़ा घाटी। तो सतपुड़ा घाटी ही हमारा सही उत्तर होने वाला है यहाँ पर। ठीक है दोस्तों, नर्मदा और ताप्ती नदी को विभाजन करने वाली सतपुड़ा घाटी। सतपुड़ा पर्वतमाला ब्लैक पर्वत या ब्लैक माउंटेन एक उत्कृष्ट उदाहरण है। इसके लिए दोनों और भ्रंश घाटी बहती है यहाँ पर। कहाँ पर? सतपुड़ा में। सतपुड़ा पर्वतमाला ब्लैक पर्वत या उत्कृष्ट माउंटेन का उदाहरण है, जिसमें मतलब दोनों तरफ भ्रंश घाटी बहती है। मतलब ये पर्वत मान लीजिए आप, ये एक पर्वत है, इसके इस तरह भी नदी बह रही है और इसके इस तरह से भी नदी बहती है, मतलब दोनों साइड से नदी बहती है और भ्रंश घाटियां हैं यहाँ पर। मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ की चोटी है। कौन सी चोटी है? धूपगढ़ की, जो कि 1350 मीटर ऊंची है। सतपुड़ा श्रेणी में महादेव पर्वत और पंचमढ़ी स्थित है। सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला को 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से 3 भाग है? पश्चिमी भाग राजपीपला, मध्य भाग महादेव और तीसरा जो है पूर्वी भाग मेकाल पर्वत श्रेणी में आता है। इसके उत्तर में नर्मदा, उत्तर की साइड क्या है? नर्मदा। उत्तर की साइड क्या है हमारी? नर्मदा। और नीचे की साइड दक्षिण की बात करें तो ताप्ती नदी बहती है और भ्रंश घाटी में बहती है नदियां, है ना। मध्य प्रदेश में गांव की बेटी योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी शर्त आवश्यक नहीं है? कौन सी शर्त आवश्यक नहीं है? ये चीजें आपको याद रखनी है। कौन सी शर्त आवश्यक नहीं है? क्या पूछ रहा है यहाँ पर? मध्य प्रदेश में गांव की बेटी योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी शर्त आवश्यक नहीं है? ठीक है, ये चीजें आपको याद रखनी है। गैर सरकारी संस्था में पढ़ने वाली छात्राएं जो किसी सरकारी संस्थान से 5 किलोमीटर से अधिक दूरी पर स्थित है पात्र होती है। एक ये है, तो ये सही है हमारा। केवल सरकारी या अनुदान प्राप्त संस्थानों में प्रवेश छात्रों को होता है, ये गलत होता है हमारा। प्रवेश स्नातक से प्रवेश होता है, ये भी सही है। और कोई जाति का प्रबंधन नहीं होता है, ये भी सही है। मतलब हमारा सही उत्तर क्या होने वाला है यहाँ पर? ऑप्शन बी होने वाला है हमारा सही उत्तर, क्योंकि इसमें कोई शर्त ऐसी नहीं होती है। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा हम बात करते हैं तो इससे जुड़ी कुछ चीजें जान लेते हैं। हम गांव की बेटी योजना वर्ष 2005 में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई थी। कब की गई थी? 2005 में। इस योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? ग्रामीण क्षेत्रों की बालिकाओं का उच्च शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करना। जो ग्रामीण क्षेत्र होते हैं हमारे, उनमें जो बालिकाएं होती है उनको उच्च शिक्षा के लिए प्रोत्साहन करना इस योजना का मुख्य उद्देश्य था। 12वीं कक्षा प्रथम श्रेणी से 60% या अधिक, उससे अधिक अंक लाने पर ग्रामीण छात्राओं को क्या करते थे? यहाँ पे 500 रुपये प्रति माह की राशि प्रदान की जाती थी। इस योजना का लाभ सभी वर्ग की छात्राओं को मिलता है। इस पर जाति का कोई बंधन नहीं है। और इसमें हमको 500 रुपये जो है वो कितने दिनों के लिए मिलते हैं? तो वो कुल 10 महीने के लिए देते हैं। जो कि राशि बनती है हमारी इसमें, कितनी राशि बनती है यहाँ पर 10 महीने से? 5,000 रुपये। कितनी राशि बनती है? 5,000 रुपये इसमें मिलते हैं। इसके अलावा हम बात करते हैं तो मध्य प्रदेश के जबलपुर में किस खेल की उत्पत्ति हुई थी? तो इसमें किस खेल की उत्पत्ति हुई थी? बिलियर्ड्स, हॉकी, स्नूकर या डार्ट? तो यहाँ पर उत्पत्ति होती है हमारे स्नूकर की। किसकी? स्नूकर की। स्नूकर से जुड़ी कुछ चीजें जान लेते हैं हम। हाँ, तो हमारा स्नूकर कुछ इस प्रकार से दिखाया जाता है। स्नूकर खेल में क्या होता है दोस्तों? इसमें कुल 6 पॉकेट्स होते हैं। क्या कितने पॉकेट्स होते हैं? 6 पॉकेट्स। 6 पॉकेट्स होते हैं इसमें। ठीक है, इसमें 6 पॉकेट्स होते हैं। उसके अलावा क्या होता है? इसमें एक वाइड बॉल होती है। वाइड बॉल होती है, उसे स्ट्राइकर की तरह अपन यूज करते हैं। और क्या करते हैं? एक स्टिक की सहायता से इन बॉलों को इन पॉकेट्स में डाला जाता है। ठीक है दोस्तों, और इनसे जुड़ी और कुछ चीजें जान लेते हैं। तो माना जाता है कि स्नूकर खेल का आविष्कार 1875 में जबलपुर छावनी में एक ब्रिटिश
अधिकारी नेवेल नेविल चेम्बरलेन द्वारा किया गया था। किसने किया था इसमें? नेविल चेम्बरलेन द्वारा किया गया था। मध्य प्रदेश का राजकीय खेल मलखंभ है। मध्य प्रदेश का राजकीय खेल कौन सा होता है? मलखंभ, जिसे वर्ष 2013 में राजकीय खेल घोषित किया गया था। मध्य प्रदेश की खेल राजधानी इंदौर को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? इंदौर को, जहां पारसी क्रिकेट क्लब 1890 में स्थापित हुआ था। 1890 में पारसी क्रिकेट क्लब स्थापित हुआ था। जबलपुर में खेल सुविधाओं के लिए प्रसिद्ध पंडित रविशंकर शुक्ल स्टेडियम है और रानी ताल खेल परिसर भी यहाँ पर होता है। इसके अलावा हम अपने अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो मध्य प्रदेश में पहला अखिल भारतीय कालिदास समारोह कब प्रारंभ हुआ था? 1958 में, 1948 में, 1968 में या 1978 में? इसमें सही उत्तर क्या होने वाला है हमारा? ऑप्शन ए 1958। कब होने वाला है? ऑप्शन ए 1958। इनसे जुड़ी कुछ चीजें जान लेते हैं हम। तो इनसे जुड़ी कुछ चीजें क्या है यहाँ पर देखिए। कालिदास समारोह प्रतिवर्ष मध्य प्रदेश की सांस्कृतिक राजधानी उज्जैन, कहाँ पर? उज्जैन में आयोजित किया जाता है। इस समारोह की शुरुआत 1958 में भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा की गई थी। किसने? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा की गई थी। महाकवि कालिदास चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नवरत्नों में से एक थे। जो महाकवि कालिदास है, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नवरत्नों में से एक है। इस समारोह का आयोजन कालिदास अकादमी कौन करती है? कालिदास अकादमी, जिसकी स्थापना होती है हमारी 1977 में उज्जैन द्वारा किया जाता है। इसके अलावा हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन कौन सा आता है? वि, विवार। क्या? विवार मध्य प्रदेश में किस प्रकार की खेती को दिया गया एक अन्य नाम है? विवार जो है मध्य प्रदेश में किस प्रकार की खेती को दिया गया एक अलग नाम है? चक्रीय रोटेशनल खेती, टेरेस सीढ़ी नुमा खेती, ऊर्ध्वाधर फसल वर्टिकल क्रॉप या झूम कृषि? इनमें से कौन सा उत्तर हमारे होने वाला है? विवार। तो विवार किसको कहते हैं हम यहाँ पर? विवार कहते हैं हम झूम कृषि को। इसको झूम कृषि को। स्लेश एंड बर्न। क्या? स्लेश एंड बर्न। ठीक है दोस्तों, इसमें अपन टेरेस सीढ़ी नुमा खेती की अगर बात करें, क्या? टेरेस सीढ़ी नुमा खेती की बात करें तो इसमें कुछ इस प्रकार से खेती होती है। कैसे? इस प्रकार से, जहाँ पर एक क्या होता है, जैसे पहाड़ी क्षेत्रों में अपन मान सकते हैं कोई समतल जगह तो होती नहीं है वहाँ पर। तो उसमें लोग क्या करते हैं, कुछ इस प्रकार से शेप बनाते हैं पहाड़ी को खोद कर, जिसमें इस जगह पर क्या करते हैं? खेती करते हैं। क्या करते हैं? इस जगह पर खेती करते हैं। उसके अलावा ऐसे स्टेप बाय स्टेप, मतलब स्टेयर्स के रूप में ये जो जगह है, इन पर खेती करते हैं। ठीक है दोस्तों, इनको अगर समतल करेंगे तो क्या है? खेती संभव नहीं हो पाएगी। उसके बाद हम बात करते हैं झूम कृषि की, अपने स्लेट एंड बर्न की। तो विवार, विवार या दहिया मध्य प्रदेश में विशेषकर बेगा जनजाति द्वारा की जाने वाली स्थानांतरित झूम कृषि का नाम है। मध्य प्रदेश में भील जनजाति द्वारा की जाने वाली स्थानांतरित कृषि को सीमाता कहते हैं। बेगा जनजाति मुख्य रूप से मध्य प्रदेश के मंडला, डिंडोरी और बालाघाट मेकाल श्रेणी में निवास करती है। वन संरक्षण के दृष्टिकोण से सरकार ने इस प्रकार की जंगल जलाकर की जाने वाली खेती पर प्रतिबंध लगाने के कड़े प्रयास किए गए हैं। ठीक है दोस्तों, अब मैं बता देता हूँ आपको झूम कृषि क्या होती है। तो झूम कृषि क्या होती है? मान लीजिए ये क्षेत्र है, इतना बड़ा कोई क्षेत्र है, उसमें जंगल लगे हैं, मतलब पेड़ लगे हैं, बहुत सारे पेड़ हैं यहाँ पर। क्या है? बहुत सारे पेड़ हैं। तो क्या है, कुछ जनजातियां ऐसी होती है जो इन पेड़ों को जलाकर, मतलब इन पेड़ों को जलाकर इस जगह पर खेती करती है, और खेती होने पर दूसरी जगह स्थानांतरित होकर दूसरी जगह के भी ऐसे पेड़ों को जलाती रहती है और खेती करती रहती है। तो सरकार ने इन चीजों पर रोक लगाया है। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो रानी अहिल्याबाई किस स्थान, जो वर्तमान में शासक थी, वर्तमान में कौन सा स्थान रखता है? तो महेश्वर, ग्वालियर, जबलपुर या उज्जैन?
सही उत्तर होता है हमारा, क्या होता है, महेश्वर। महेश्वर, क्या, रानी अहिल्याबाई महेश्वर। ठीक है दोस्तों, इसमें बात करते हैं हम अपने फैक्ट की, तो जो है, लोक माता अहिल्याबाई होलकर ने मालवा की शांति और सुरक्षा के लिए, किसकी शांति और सुरक्षा के लिए, तो मालवा की शांति और सुरक्षा के लिए अपनी राजधानी को कहाँ से, इंदौर से बदलकर महेश्वर खरगोन जिले में स्थानांतरित की थी। ठीक है, किसने की थी, तो अहिल्याबाई ने। नर्मदा नदी के किनारे बने महेश्वर घाट, कहाँ पर बने, नर्मदा नदी के किनारे बने महेश्वर घाट मध्य प्रदेश की सबसे सुंदर और लंबी नदी घाट में से एक है। ये जो है, ये सबसे लंबा नदी घाट है, कौन सा, महेश्वर का। अहिल्याबाई होलकर ने काशी विश्वनाथ मंदिर और सोमनाथ मंदिर सहित पूरे भारत में कई मंदिरों का जीर्णोद्धार और निर्माण करवाया। किसने करवाया, तो अहिल्याबाई होलकर ने करवाया। महेश्वर अपनी स्तुति और रेशमी महेश्वरी साड़ियों के लिए पूरे भारत में प्रसिद्ध हैं, और इन साड़ियों को जीआई टैग भी प्राप्त है। क्या है, महेश्वर की साड़ियों को जीआई टैग भी प्राप्त है। तो दोस्तों, हमारी ये क्लास यहीं तक थी। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो और इसमें जुड़े हुए फैक्ट आपको अच्छे लगे हो, तो इस क्लास को सपोर्ट कीजिएगा और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।